गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीएवी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम अपना एक नया टॉपिक, नया चैप्टर जो बेसिकली शुरू कर रहे हैं, दैट इज द रेक्टिफिकेशन एंड पावर सप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसमें रेक्टिफिकेशन और पावर सप्लाई में हम क्या चीज़ देखने वाले हैं। जैसे कि हमने इससे पहले सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था, तो सेमीकंडक्टर में हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के टू टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स आते थे। जैसे अपने पास पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता था, एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता था। उससे फिर हमने क्या किया था, डायोड्स को बनाया। तो बेसिक फंक्शन जो है वो आपका डायोड यहाँ पे काम करेगा, उसको चीज़ को हमने ध्यान में रखना है। तो वो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू भी आपको उसके बारे में दूंगा कि क्या चीज़ें हम करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे जितने भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो बेसिकली जो हम यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जीज को यूज़ कर रहे हैं, वो बेसिकली किस फॉर्म में होती है, एसी फॉर्म में होती है। ठीक है, मतलब जितनी भी जो भी एनर्जी हमारे घरों में आ रही, जिससे हमारी घर की लाइट चल रही है, जितने भी हमारे मतलब हीटिंग पर्पस जो हो रहे हैं, जिससे अपने हीटर चला रहे हैं या अपने इंडक्शन आजकल काम कर रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस पर काम कर रही हैं, आपकी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ एसी, जो कि हमें किस में मिलती है, एसी की फॉर्म में मिलती है। और जिसकी वैल्यू जो होती है, जो कि नॉर्मली इंडिया में 220 वोल्ट और कितनी 50 हर्ट्ज पर जो है ये काम करती है। कितनी 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर है ये जो है वो काम करती है। ठीक है, जो कि हमारे इंडिया की जो एसी की वैल्यू रहती है। लेकिन कुछ सर्किट ऐसे हैं हमारे पास, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की अगर हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बेसिकली किस पर वर्क करते हैं, डीसी वोल्टेज पर वर्क करते हैं। कि मतलब उनको काफ़ी कम एनर्जी की जरूरत होती है उस चीज़ को शुरू करने में या उस चीज़ को प्रोसेस करने में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को। जैसे कि हमारे ट्रांजिस्टर्स हो गए, ठीक है, ये जो हमारे जो ट्रांजिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो बेसिकली किस पर डिपेंड करते हैं, हमारे डीसी सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, मतलब डीसी एनर्जी उनको चाहिए। ठीक है, तो रेक्टिफायर बेसिकली वो सर्किट है। ठीक है, रेक्टिफायर बेसिकली क्या है, वो सर्किट है जो क्या करता है, एसी वोल्टेज को बेसिकली किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। आप ये सिंपली कह सकते हैं कि एसी पावर को जो है वो डीसी पावर में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो एग्जैक्टली जो है रेक्टिफायर जो वो पूरी तरह से उसको जो है वो कन्वर्ट नहीं करता है, कि मतलब पूरी तरह से एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता, कुछ और स्टेप्स हमें ऐड करने पड़ते हैं, फिर जाके आउटपुट में हमें जो है वो प्रॉपर डीसी वोल्टेज जो है वो मिलती है। तो उससे पहले, इस चीज़ को समझने से पहले मैं एक ब्लॉक डायग्राम डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिससे आपको ये पता लगेगा कि कैसे ये प्रोसेस जो है वो आगे होता है। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास क्या होता है इसमें, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे हम, ट्रांसफार्मर का। आप यहां बोल सकते हैं कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहां पे क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है। अब आपको पता है ट्रांसफार्मर जो है उसके दो काम होते हैं, या तो वो स्टेप अप करेगा वोल्टेज को या स्टेप डाउन करेगा। तो यहां पे क्या किया जाता है कि यहां पे एक हम क्या करते हैं, एसी सोर्स जो है वो बच्चों लगाते हैं। यहां पे क्या लगाया जाता है, एक एसी सोर्स जो है वो ट्रांसफार्मर को लगाया जाएगा। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली उस एसी सोर्स की वोल्टेज को या तो कम करेगा या तो ज्यादा करेगा, कि किस तरह का आपने यहाँ पे सोर्स लगाया, मतलब किस तरह की आपको रिक्वायरमेंट है, बेसिकली उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्टेप अप स्टेप डाउन करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि रेक्टिफायर जो है उसका यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे आपने क्या किया था, बेसिकली ये आपने इस तरह से एक सी सोर्स दिया, जो कि आपने इसका इनपुट, जो बेसिकली इसका क्या होगा, इनपुट होगा, किसके लिए, रेक्टिफायर के लिए इनपुट होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, रेक्टिफायर है, ये आपका क्या है, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर बेसिकली क्या करेगा, अब यहां से आपको क्या मिलेगी, इसकी आउटपुट मिलेगी। लेकिन रेक्टिफायर का काम, जैसे हम बोल रहे हैं कि क्या है, कि वो क्या करेगा, बेसिकली इसको डीसी की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे पूरी तरह से डीसी नहीं मिलती है, हमें क्या मिलती है, पल्सेटिंग डीसी की फॉर्म में ये चीज मिलती है। किसमें मिलती है, पल्सेटिंग डीसी की फॉर्म में कुछ इस तरह की आउटपुट हमें देखने को मिलती है। तो हम क्या करते हैं कि हमें कंप्लीट डीसी की फॉर्म में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, एक फिल्टर लगाएंगे। रेक्टिफायर के बाद जो है वो किसका काम होता है, फिल्टर का काम होता है। अब ये फिल्टर क्या करता है, ये जो आपके पास डीसी वैल्यूज में अभी भी कुछ एसी आ रहा है, उसको कम करने की कोशिश करता है। तो यहां पे आपके पास क्या मिलता है, उसके बाद डीसी के बाद जो आपके फिल्टर के बाद जो आपके पास आउटपुट आती है बच्चों, वो बेसिकली कुछ इस तरह से आती है, मतलब थोड़ी बहुत जो वो एसी की तरफ बढ़ती है, लेकिन पूरी अभी भी एसी नहीं बनी है। तो मतलब इसकी वैल्यू जो हो, बेसिकली जो इसकी वैल्यू है, डीसी की जो वैल्यू है, वो इस एसी के साथ जो है वो क्या कर जाती है, आपकी वेरी कर जाती है। तो यहां पे लास्ट में फिर हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यहां पे वोल्टेज रेगुलेटर का जो है वो यूज करते हैं।
तो वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करके जो है इसके आउटपुट में बेसिकली आपको क्या मिलती है, फिर डीसी मिलती है। इसके आउटपुट में आपको क्या मिलती है, डीसी मिलती है। ठीक है, इसके आउटपुट में बेसिकली आपको क्या मिलती है, डीसी मिलती है। तो क्या हुआ, शुरुआत में आपके पास एसी था, एसी ने क्या, एसी के हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर को बेसिकली हमने अप्लाई किया एसी। ये ट्रांसफार्मर उस एसी की वोल्टेज को कम या ज्यादा करेगा अकॉर्डिंग टू नीड की, हमें किस तरह की नीड है उसके अकॉर्डिंग इसको हम स्टेप अप या स्टॉप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद ये रेक्टिफायर को अप्लाई की जाएगी, रेक्टिफायर उसको क्या करेगा, डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन पूरी तरह वो डीसी में कन्वर्ट नहीं होती, इसलिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। फिर से हमें जो वेव फॉर्म प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, इस एसी के साथ क्या वेरी करती है, मतलब उसकी वोल्टेज का लेवल अभी फिक्स नहीं है, तो उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करते हैं। मतलब यहां तक हमें डीसी मिल चुकी है, लेकिन वो डीसी जो है वो वेरिएबल डीसी है, मतलब पूरी तरह से डीसी नहीं बनी है अभी भी। ठीक है, हमने एक बार आपने ये चीज पढ़ी होगी कि जो हम डीसी भी करंट जो है वो दो तरह के होते हैं, प्रॉपर डीसी होता है, एक नॉन डीसी होता है। ठीक है, उसमें क्या रहता है कि उसकी जो वैल्यू तो वेरी करती है, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में रहता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में ही रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू स्टिल वेरी कर रही है। तो वोल्टेज रेगुलेटर को लगा के हम उसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि कितनी वोल्टेज का, 5 वोल्ट का चाहिए, 6 वोल्ट का चाहिए, 10 वोल्ट का चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को क्या किया जा सकता है, फिक्स किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द रेक्टिफायर, दिस इज बेसिकली द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द रेक्टिफायर। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, तो आपसे ये हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका रेक्टिफायर है बच्चों, बेसिकली रेक्टिफायर क्या है अब, ठीक है, रेक्टिफायर बेसिकली क्या है, एक सर्किट है आपके पास। ठीक है, इट इज अ सर्किट विच कन्वर्ट, जो कि क्या कर रहा है, विच कन्वर्ट एसी वोल्टेज, ठीक है, इनटू आपका एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज, किस में कन्वर्ट कर देगा उसको, वो डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर, तो रेक्टिफायर बेसिकली आपके पास एक ऐसा सर्किट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो हमारे पास डीसी वोल्टेज है बेसिकली किसके लिए यूज होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए यूज होती हैं। तो आजकल जो जितने भी डिवाइसेस जो बनाए जा रहे हैं उसमें बेसिकली क्या है, ये जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है कि एसी को ऑटोमेटिकली वो किसमें कर देता है, कि इसमें इनबिल्ट है, उसी को ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट कर देता है, वो एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रेक्टिफायर्स की। ठीक है, तो रेक्टिफायर जैसे मैंने बोला कि वो क्या है, एसी वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब बच्चों जो रेक्टिफायर है वो बेसिकली क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा बच्चों आपके पास क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर, एक तो आपके पास क्या हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर होगा, और एक आपके पास क्या हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। ठीक है, एक आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर और एक आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर की, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ठीक है, कैसे हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाते हैं, फिर हम देखेंगे इसको कि ये वर्क कैसे करता है, और इसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोला। रेक्टिफिकेशन का मतलब समझ गए आप लोग, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, मतलब जो एसी वोल्टेज थी उसको क्या करना है, डीसी में बदलना, दैट इज अ रेक्टिफिकेशन, जिसे हिंदी में हम दिष्टकारी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, दिष्टकारी। ठीक है, चलिए तो हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं हम पहले। चलो, हाफ वेव रेक्टिफायर हमारे पास कैसे बनता है, तो पहले तो मैं इसका एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, फिर हम इसकी वन बाय वन जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आपके पास जैसे मान लो कि शुरुआत में क्या होगा, एक ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, क्या होगा, शुरुआत में एक ट्रांसफार्मर होगा जिसकी एक प्राइमरी कॉइल और एक क्या होगी, जिसके पास सेकेंडरी कॉइल होगी। यहां पे हम क्या करेंगे, एक डायोड का यूज करेंगे। ठीक है, और यहां पे हम क्या लेंगे, एक लोड रेजिस्टेंस लेंगे। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो है आउटपुट चेक करनी है। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, एसी सोर्स जो है वो अप्लाई करेंगे। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं है कि अगर जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में आप लोग क्या देख रहे हैं कि आपके पास सबसे पहले क्या है, एक
इसके इनपुट में क्या है, इसके इनपुट में एट द इनपुट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर बेसिकली देयर इज अ ट्रांसफार्मर। ये आपके पास क्या एक ट्रांसफार्मर है, इसे हम क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर। दिस इज द ट्रांसफार्मर, ठीक है, दिस इज द ट्रांसफार्मर, दिस इज अ ट्रांसफार्मर, ठीक है। दिस इज द डायोड, इसे हम क्या बोलेंगे डायोड, ठीक है। ये आपके पास क्या है लोड रेजिस्टेंस, इसे हम क्या बोलेंगे लोड, दिस इज अ लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि एट द इनपुट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर, जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि एट द इनपुट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर देयर इज अ ट्रांसफार्मर। यहां पे क्या है एक ट्रांसफार्मर है, वो जो ये ट्रांसफार्मर जो है दो काम करता है, इट सर्व टू पर्पस, हमारे ये दो काम करता है। पहला काम क्या करेगा, ये पहला काम इसका क्या है कि ये क्या करेगा, या तो वोल्टेज को स्टेप अप करेगा या तो स्टेप डाउन करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो फर्स्ट है कि एट द इनपुट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर देयर इज अ ट्रांसफार्मर विच परफॉर्म टू वर्क, ठीक है। क्या बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर, सबसे पहली बात क्या होगी कि ट्रांसफार्मर सर्व टू पर्पस हमारे, तो ट्रांसफार्मर जो बेसिकली क्या करेगा, यहां पे दो जो पर्पसेस हैं उनको क्या करेगा, सर्व टू पर्पस, ठीक है। अब वो दो पर्पसेस जो हैं वो क्या होंगे आपके पास, पहला काम क्या करेगा, ये पहला काम क्या करेगा इसमें ट्रांसफार्मर जो है वो पहला काम क्या करेगा कि या तो ये क्या करेगा वोल्टेज को स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन करेगा, ठीक है। इट स्टेप अप और डाउन, स्टेप डाउन एसी वोल्टेज, ठीक है। और दूसरा क्या है इट प्रोवाइड इंसुलेशन, दूसरा क्या काम करेगा कि इंसुलेशन प्रोवाइड करवाएगा, मतलब जैसे कि जो मतलब हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगते हैं उससे हमें बचाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करेगा कि इस पूरे जो आपकी पावर सप्लाई है उसमें जब हम उसको कनेक्ट करते हैं समटाइम हमें क्या इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का जो खतरा होता है उसको ये कम करता है, ठीक है। तो दो काम कर रहा है ट्रांसफार्मर, एक तो क्या कर रहा है ये एसी वोल्टेज को या तो स्टेप अप करेगा स्टेप डाउन करेगा अकॉर्डिंग टू नीड, दूसरा हमारे पास क्या है कि ये इंसुलेशन का काम करता है, दूसरा हमारा क्या करता है ये इंसुलेशन का काम करता है। तो सबसे पहली बात ये हुई कि इनपुट में जो है ट्रांसफार्मर जो हमने लगाया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका ट्रांसफार्मर है उसकी ये प्राइमरी कॉइल है, दिस इज अ प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज अ सेकेंडरी कॉइल। पता ही आप लोगों को एक इसमें प्राइमरी कॉइल होती है और एक क्या होती है सेकेंडरी कॉइल होती है। तो हमने क्या किया कि जो आपकी प्राइमरी कॉइल थी उसके अक्रॉस जो एसी वोल्टेज को अप्लाई किया, ठीक है। हमने क्या किया इसके अक्रॉस जो है वो एसी वोल्टेज को क्या किया अप्लाई किया। अब जैसे ही हमने इसके अक्रॉस एसी वोल्टेज को अप्लाई किया तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा एक करंट प्रोड्यूस होगा, उस करंट को मतलब एसी वोल्टेज है तो ये वेरी करेगी। अब ये जो करंट जब वेरी करे वोल्टेज वेरी करेगी तो करंट वेरी करेगी, तो इसके कारण इस कॉइल में सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है आपके पास एक वोल्टेज जिसे हम इंड्यूस्ड वोल्टेज कहते हैं वो प्रोड्यूस होती है। वो क्या होती है यहाँ पे एक इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस होगी। क्लियर हुई बात, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास एक इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है वो क्या होगी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब ये जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होती है एक चीज का ध्यान रखें हमेशा, ये जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगी कि मतलब ये जो हमने वोल्टेज अप्लाई की दिस इज अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ पे क्या हो रही है इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है। ये जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होती है वो बेसिकली या तो इससे कम भी हो सकती है, इसके बराबर भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तीनों कंडीशंस हो सकती हैं। तो हम मान के चलते हैं कि द वोल्टेज, ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या आ गया वोल्टेज across the सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब देखो जैसे मैं बात कर रहा हूं ना कि इसकी वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है वो इस वोल्टेज से कम ज्यादा हो सकती है। वो किस पर डिपेंड करता है, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इसके ज्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली इसकी वोल्टेज जो इसमें प्रोड्यूस होगी वो इसके कंपैरिजन ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो वोल्टेज आई उसे हमने मान लिया V1 Vm sin ओमेगा t। यहाँ पे Vm जो है बच्चों बेसिकली उस वोल्टेज की पीक वैल्यू है और दिस इज अ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, हम बोल सकते हैं किसी पॉइंट पर जो हम वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। तो Vm बेसिकली क्या है आपके पास पीक वोल्टेज, ठीक है, दिस इज अ पीक
वोल्टेज, ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, हमने क्या बोला सबसे पहले कि जो आपकी प्राइमरी कॉइल थी उसके अक्रॉस जो है वो हमने एक एसी सोर्स जो है वो अप्लाई किया है। एसी सोर्स जो है वो हमने क्या किया है, अप्लाई किया है। ठीक है, एसी सोर्स जो है वो हमने क्या किया, अप्लाई किया, और जिसके कारण इस सेकेंडरी कॉइल में क्या हुआ, आपके पास एक इंड्यूस वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये डायोड, ये जो सेकेंडरी कॉइल के साथ डायोड है और ये आरएल है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या हो, इंड्यूस वोल्टेज प्रोड्यूस हुई। अब ये वोल्टेज जो है इस वोल्टेज से, अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर। जैसे टर्न्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ये वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। और इसकी वैल्यू हमने कितनी मान ली, इस तरह से मान ली V1 इज इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t, जहां पे Vm इसकी पीक वोल्टेज है और V1 की बात करूं तो ये आपके पास क्या है, ऑल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज। ये तो फिक्स होगी Vm की वैल्यू तो फिक्स होगी, इसकी वैल्यू क्या, ऑल्टरनेटिंग। इसीलिए कहा कि जिस पॉइंट पे मैं बात करूंगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब जिस टाइम पर हम इसकी बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो जिस टाइम पर मैं बात करूंगा उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जो आपने इनपुट वोल्टेज अप्लाई की, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखते हैं कि हमें ग्राफ कैसे मिलेगा और ये ग्राफ कैसा आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं ग्राफ बना देता हूं। ठीक है, कि आपने इनपुट वोल्टेज लगाई, जैसे यहां पे देखते हैं ये आपकी इनपुट वोल्टेज थी। ठीक है, दिस इज द इनपुट वोल्टेज। ये आपके पास क्या है, इनपुट वोल्टेज। ठीक है, दिस इज द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ये किसके साथ चेंज हो रहा है, ओमेगा टी के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, किसके साथ चेंज हो रही है, ओमेगा टी के साथ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। यहीं पे मैं बना रहा हूं किसकी, आउटपुट वोल्टेज की। आपने जब ये इनपुट वोल्टेज अप्लाई की, मतलब यहाँ पे जो हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, अब इसके आउटपुट में हमें कैसी वेव मिलती है या कैसी वोल्टेज मिलेगी वो देखते हैं। अब जब आप इसमें इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको सिर्फ इस तरह की वेव जो है मिलती है। तो आप देख रहे हैं, ठीक है, आप क्या देख रहे हैं कि जो इसका नेगेटिव वाला पार्ट होगा बच्चों वो हमें अपीयर नहीं होगा। ठीक है, इसका नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो अपीयर नहीं होता है। इसे अब हम स्टडी करेंगे कि कैसे वो ये चीज हमारे पास आ रही है। तो दिस इज बेसिकली द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। आउटपुट वोल्टेज ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ओमेगा टी के साथ ही हम इसको क्या करेंगे, वेरी करवाएंगे। क्लियर हुई। तो अगर हम लोड करंट, मतलब ये हमें आउटपुट वोल्टेज मिली तो यहाँ पे हमें आउटपुट करंट भी मिलेगा, तभी तो वोल्टेज आएगी, उसे हम लोड करंट बोल देते हैं। तो लोड करंट की जो वेव बनेगी बच्चों वो भी आपकी क्या है, कुछ ऐसी ही बनेगी। ठीक है, दिस इज अ लोड करंट। तो आपके पास कैसी बनेगी, एज इट इज, जैसे आपके पास आउटपुट वेव आई है उसी की तरह आपके पास क्या आएगी, लोड करंट की वैल्यू आएगी। दिस इज अ ओमेगा टी के साथ। क्लियर, ओमेगा टी के साथ। चलिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ अ लोड करंट। अब हम इसको स्टडी करते हैं कि कैसे ये चीज हो रही है। हमने ये बोला ना कि इनपुट हमने ऐसे अप्लाई की, हमारे को आउटपुट इस तरह से मिल रही है, कि मतलब जो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट आ रही है वो कुछ इस तरह से आएगी। अब ये कैसे आती है उसे हम स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन किया आपने। तो कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है बच्चों, कुछ नहीं है कि इसके इनपुट में एक ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, उस ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल है वहां पे हम क्या करते हैं, एसी वोल्टेज जो है वो अप्लाई करते हैं। सेकेंडरी कॉइल के साथ डायोड और जो आरएल है वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, श्रेणी क्रम में उसको लगाया जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर जब जो प्राइमरी कॉइल में हम जब एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है कि इंड्यूस्ड वोल्टेज जो वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, प्रेरित आप बोल सकते हैं विभवांतर जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है बच्चों, या तो वो आपकी जो अप्लाइड वोल्टेज है उससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपके पास वो कैसे हैं। ठीक है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स जो है बच्चों वो आपके पास कैसे हैं, कि जिसके ज्यादा टर्न्स होंगे उसकी ज्यादा वैल्यू होगी। ठीक है, वो वैल्यू हमने कुछ इस तरह से कंसीडर कर ली। अब हमने बोला कि हमने इस तरह की इनपुट अप्लाई की तो हमारे पास जो आउटपुट आती है वो कुछ इस तरह से आती है। हमने ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन दी है कि इनपुट वोल्टेज जो है वो कैसे वेरी करती है टाइम के साथ। ठीक है, तो ये तो हमारे को इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरह से मिलती है। अब ये कैसे मिलती है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, मतलब इसकी वर्किंग जो है वो हम देखते हैं। चलिए, तो हुआ क्या, सबसे पहले देखो एसी वोल्टेज है
तो एक इसका पॉजिटिव हाफ होगा और एक इसका क्या होगा, नेगेटिव हाफ होगा। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं फॉर पॉजिटिव हाफ। ठीक है, इसका जैसे हमने पॉजिटिव हाफ, ठीक है, फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, इनपुट वोल्टेज का जो फर्स्ट हाफ है जो कि पॉजिटिव है वो कैसे वर्क करेगा उसे हम देखते हैं। क्लियर। अब देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे जैसे ही ये पॉजिटिव हाफ अप्लाई हुआ, तो जब ये पॉजिटिव हाफ अप्लाई होगा तो जो यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज प्रोड्यूस होगी उसका भी पॉजिटिव हाफ ही होगा। अब ये पॉजिटिव हाफ जो बच्चों डायोड, ये डायोड है आपका P और ये है आपका N। ठीक है, ये इसका P टर्मिनल है, ये इसका N टर्मिनल है। तो यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव के साथ अटैच हुआ तो बैटरी का क्या, जैसे हमारे पास AC सिग्नल था, AC का पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो जब हम फर्स्ट पॉजिटिव हाफ की बात कर रहे हैं तो इसके साथ हमारे पास जो वेव अप्लाई हुई वो कौन सी हुई, पॉजिटिव हाफ की हुई। तो ये पॉजिटिव हुई विद रिस्पेक्ट टू किससे, इससे, इस बी पॉइंट से हम बोल सकते हैं, तो वो क्या है, पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू बी पॉइंट, कि आपका डायोड जो है फर्स्ट पॉजिटिव हाफ में इस पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट बी, इस बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वो पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव ही होगा। पॉजिटिव का मतलब ये भी होता है अगर ये 5 वोल्ट पर है, ये 4 वोल्ट पर, तो ये पॉजिटिव है इसकी रिस्पेक्ट में। क्लियर। ठीक है, तो ये किसमें हुआ, ये पॉजिटिव हाफ में। ये क्या हुआ, डायोड आपका, डायोड का पी टर्मिनल जो है पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका डायोड जो है बच्चों वो होता है फॉरवर्ड बायस। ठीक है, डायोड क्या होता है, डायोड इज फॉरवर्ड बायस, कि जब हम पॉजिटिव हाफ को अप्लाई करते हैं उस कंडीशन में आपका डायोड जो है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। अब आपको पता होना चाहिए फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती थी। डायोड का जब पॉजिटिव, डायोड का P जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो और N जो वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो उसे कहते थे फॉरवर्ड बायसिंग। और जब उल्टा हो जाए, P जो है नेगेटिव टर्मिनल के साथ और N जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, उसे कहते हैं रिवर्स बायसिंग। ठीक है, यहाँ पे साइड में थोड़ा सा बना देता हूँ। जैसे ये आपके पास डायोड था, तो अगर मैं ये जैसे P है ये N है, तो अगर इसको इस तरह से कनेक्ट किया जाता है बैटरी का पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो सेम जैसे P जो पॉजिटिव के साथ N जो नेगेटिव के साथ, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग होगी। और अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है, P जो नेगेटिव और N जो पॉजिटिव, तो आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता था कि आपकी डायोड की जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ बढ़ती है, लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग में वो कम हो जाती है, मतलब वो कंडक्ट करता है। फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड कंडक्ट करता है, रिवर्स बायसिंग में वो कंडक्ट नहीं करता, ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या होगा कि डायोड इज फॉरवर्ड बायसिंग, तो क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होगा क्योंकि ये कंडक्ट करेगा। डायोड फॉरवर्ड बायसिंग है तो इट विल कंडक्ट, डायोड विल कंडक्ट, ठीक है, कंडक्ट करंट। डायोड क्या करेगा, करंट को कंडक्ट करेगा। अब बच्चों ये डायोड जो होता है, जैसे कि डायोड का जो सिंपल डायग्राम अगर हम देखें तो डायोड का जैसे मैं ब्लॉक डायग्राम की तरह इसको देखूं तो ये P है और ये N है और ये इसकी डिप्लीशन लेयर है। ठीक है, तो डायोड जब कंडक्ट करता है, फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, तो डिप्लीशन लेयर की वैल्यू जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। मतलब ये एक तरह की क्या रेजिस्टेंस है जो कि अलग अलग सेमीकंडक्टर्स के लिए अलग अलग होती है। अगर जर्मेनियम की बात करें तो उसके लिए अलग होगी, सिलिकॉन की बात करें तो उसके लिए क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, तो जर्मेनियम के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये वो जो डिप्लीशन लेयर है जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है, अगर सिलिकॉन की बात करते हैं 0.7 वोल्ट होती है, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, मतलब यहां से जब करंट जाएगा तो यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगी, लेकिन इसकी जो वैल्यू है देखो कितनी कम है। फॉरवर्ड बायसिंग में इसकी वैल्यू कितनी है, तो 0.3 होगी या 0.7 होगी, जो कि बहुत कम है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो अप्रोक्सीमेटली जीरो होगी, मतलब कुछ तो होगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली जीरो होगी। तो सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप कहां पे होगा, यहां पे होगा। सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप कहां पे होगा, लोड पे होगा, और वो सारी की सारी वैल्यू हमें यहां पे मिलेगी। ठीक है, वो सारी की सारी वैल्यू हमें यहां पे मिलेगी। देखो इसीलिए यहां पे ये कर्व आई। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में बच्चों क्या हुआ आपके पास कि डायोड जो था वो फॉरवर्ड बायस हुआ। फॉरवर्ड बायस होने से डायोड जो होगा वो करंट को कंडक्ट करेगा। आप यहां पे ये बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डायोड इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, जीरो नहीं,
अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। क्यों जीरो के बराबर है, क्योंकि यहां पे जो आपके पास डायोड फॉरवर्ड वाइजिंग में जो रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू या तो 0.3 होगी जर्मेनियम के केस में, 0.7 होगी किसके केस में, सिलिकॉन के केस में। तो मैक्सिमम जो है पोटेंशियल ड्रॉप यहां से पास कर जाएगी, मतलब यहां पे कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगी, ये कह सकते हैं। मतलब ये वाला टर्मिनल भी किसके साथ कनेक्टेड है, इसी पॉजिटिव के साथ की, मतलब एक तरह से कि यहां पे कुछ है ही नहीं, एक तरह से इसमें क्या है, कुछ है ही नहीं। मतलब डायोड बेसिकली क्या करता है, अगर यहाँ पे रिवर्स वाइजिंग वाला केस आएगा उसका टाइम हम देखेंगे, उसको ब्लॉक करेगा, करंट को ब्लॉक करेगा। लेकिन अब क्या कर रहा है, वो करंट को ब्लॉक नहीं कर रहा है, माइनर सा कर रहा है, हल्का सा कर रहा है, जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इस पॉइंट को हम एक मान सकते हैं, इस कंडीशन में इस पॉइंट को हम एक मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो ये क्या आराम से वो करंट जो है वो पास कर, तो जो पॉइंट ये है वही पॉइंट ये बनेगा। क्लियर हुई बात। तो डायोड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, जीरो के बराबर होगी, इज अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, जीरो के बराबर होगी। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपने वोल्टेज अप्लाई की वही वोल्टेज आपको मिल रही, क्योंकि यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हुई नहीं, वो सारी की सारी वोल्टेज आपको कहां पे मिल गई, लोड पे मिल गई। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL is same as that of positive half of AC voltage at every time। मतलब AC वोल्टेज तो वेरी करेगा ना, क्योंकि ये वेरी कर रहे हैं हर टाइम में, क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो इसकी वोल्टेज किसके जैसी होगी, जैसे वो AC वोल्टेज अप्लाई करेगा, और जिस भी टाइम के साथ हम उसको चेक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू आएगी, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू आएगी। अब बच्चों जब सेकंड हाफ आता है, इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है, इसको नोट डाउन करें कि सबसे पहले क्या हुआ, डायोड आपका फॉरवर्ड वाइज हुआ, डायोड फॉरवर्ड वाइज हुआ तो इसका मतलब वो करंट को कंडक्ट करेगा। अब डायोड की जो रेजिस्टेंस है, फॉरवर्ड वाइजिंग रेजिस्टेंस है, वो क्या है, बहुत कम है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप जो होगी अक्रॉस द डायोड इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आएगी वो सेम आएगी जितनी वोल्टेज पॉजिटिव हाफ में हम लेके चल रहे हैं हर एक टाइम में। ठीक है, तो हर एक टाइम के साथ वो चेंज कर रही है, देख रहे हो यहाँ से वोल्टेज चेंज कर रही है, तो वो वोल्टेज यहाँ पे भी क्या करेगी, उसी के कोरस्पॉन्डिंग चेंज करेगी। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जितनी ये वोल्टेज होगी उतनी वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगी, जितनी ये वोल्टेज है उतनी वोल्टेज आपको यहाँ पे मिली। ठीक है, अब जब इसका सेकेंड हाफ आएगा फॉर द नेगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट वोल्टेज, तो नेगेटिव हाफ के लिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाफ, फर्स्ट नेगेटिव हाफ। ठीक है, अब नेगेटिव हाफ जब हम अप्लाई करेंगे तो ये टर्मिनल बच्चों आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अब आपका P जो है, हम ये बोल सकते हैं कि P जो है इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द B। ठीक है, तो जब ये P जो है अगर नेगेटिव हो गया तो उस कंडीशन में डायोड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्स बाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स बाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स बाइज्ड हो जाएगा। डायोड विल नॉट कंडक्ट, अब जो है बच्चों डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि रिवर्स बाइजिंग के केस में जो डायोड की रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वेरी लार्ज होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसलिए डायोड यहाँ पे कंडक्ट नहीं करता है। तो क्या होता है कि डायोड यहाँ पे कंडक्ट नहीं करता है, कंडक्ट नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी पोटेंशियल ड्रॉप यहीं पर हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इस केस में डायोड विल नॉट कंडक्ट। क्यों नहीं कंडक्ट करेगा, क्योंकि डायोड की रिवर्स बाइजिंग की वोल्टेज जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसके कारण क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डायोड इज मैक्सिमम। ठीक है, इज मैक्सिमम। ठीक है, वहां पे अप्रोक्सीमेटली जीरो हो रही, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप जो वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहां पे जो आगे करंट जाएगा वो ना के बराबर जाएगा। तो जो लोड करंट होगा ना बच्चों, तो लोड करंट की वैल्यू इस केस में वो कितनी होगी, जीरो होगी। क्यों होगी, ठीक है, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि इसके बाद क्या लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड जो होगा वो कितना होगा आपके पास, वो कितना होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा आपके पास जो लोड करंट है, लोड करंट इज जीरो। लोड करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब अब यहां से कोई करंट जा ही नहीं रहा है। लोड करंट कौन सा बोल रहे हैं, जो इस RL से पास करेगा, तो ये कंडक्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब इसने क्या कर दिया, अब रास्ता बंद कर दिया एक तरह से।
अब इसने क्या कर दिया, रास्ता बंद कर दिया। तो जैसे इसने रास्ता बंद किया तो यहां से करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो मतलब यहां से जो करंट हम IL मान रहे थे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर लोड करंट जीरो हो गया इसका मतलब क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस RL इज जीरो। वोल्टेज अक्रॉस RL को हम कितना लेके चलेंगे, जीरो। तो देख लो यहां पे आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रही है, देखो यहाँ पे कोई वेव नहीं आई, यहाँ पे कोई वेव नहीं आई, यहाँ पे कोई वेव नहीं आएगी। लोड करंट यहाँ पे सेकंड हाफ का नहीं आया, सेकंड हाफ का नहीं आया, सेकंड हाफ का नहीं आया। तो नेगेटिव वाले हाफ में जो है ये हमें कोई भी आउटपुट जो है वो नहीं देता, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर इसको नाम क्यों दिया, क्योंकि ये आपका डायोड जो सिर्फ और सिर्फ एक ही हाफ में जो है वो क्या करता है, काम करता है। एक ही हाफ में क्या करता है, वो एक्टिवेट होता है, दूसरे हाफ में वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो वो किस हाफ में एक्टिवेट होता है, पॉजिटिव वाले हाफ में एक्टिवेट होता है। मतलब एक्टिवेट होने का मतलब क्या, रेक्टिफायर सिर्फ एक हाफ पार्ट को ही वो रेक्टिफायर करता है, ठीक है। हाफ पार्ट को ही वो क्या करेगा, AC से DC में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। देखो ये बेसिकली DC नहीं आती है, रेक्टिफायर के केस में बेसिकली DC नहीं आती है, पल्सेटिंग DC आती है। वो पूरी तरह से क्या है, DC नहीं होती, पल्सेटिंग DC होती है। अब इसमें कुछ हमारे पास टर्म्स आएंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।